पावर, ज्ञान ही शक्ति है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुवेदन स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ लेते हैं तो आपको भारतीय संविधान को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने संविधान का स्रोत दे दिया था, लेकिन इसके बाद आना चाहिए भारतीय संविधान की विशेषताएं के बाद। देखिए अब जो होगा सीक्वेंस वाइज आएगा सारे वीडियो। दोस्त चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो विशेषता से क्या समझते हैं? विशेषता का मतलब होता है कि किसी, मान लीजिए कि ये मार्कर ही है, चाहे मैं हूँ, चाहे ये डस्टर है या बोर्ड है, तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं होती है कि बोर्ड का, मान लीजिए कि आप ले लेते हैं, बोर्ड का है कि इसकी खास विशेषता है कि इस पे आपको किसी चीज को प्रदर्शित करके इसको अलग अलग टाइप से, मतलब अलग अलग प्रकार देख लेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए संविधान की विशेषताएं हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें दो पुस्तकें हैं, एक संघात्मक एक एकात्मक विशेषता है। ठीक है, आप जब मेंस, जैसे बीपीएससी का मेंस जो होता है ना दोस्तों, उसमें पूछता है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं में क्या क्या है और किस प्रकार भारतीय संविधान को प्रभावित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम विशेषताएं देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान आप क्या समझते हैं? इससे होगा कि भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित, यानी हम देखें पहले भी कि भारतीय संविधान में जो बना है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे, हम अनुसूचियां भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की बड़ा होने के कारण है इसको 60 देशों से अध्ययन करके, मुख्यतः 10 देशों का ही हम लोग को याद करना रहता है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं में इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। हम समझा दिए थे कि किस प्रकार लगा था। 9 दिसंबर से लेकर आप 26 नवंबर 1949 तक जोड़िएगा तो आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि भारतीय संविधान में ये जो लिखित है इसके बारे में समझ लेते। देखिए सबसे पहला लिखित संविधान की विशेषता किस देश में आई थी? तब फ्रांस में। पूछता है कि सबसे पहले लिखित संविधान की विशेषता किस देश में आई थी? तब फ्रांस में। हमारे भारत की जो संविधान है वो लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं आप ब्रिटेन का देखिएगा तो अलिखित संविधान है। ठीक है, कौन सा है? अलिखित संविधान है। वहीं आप अमेरिका का देखिएगा तो वो लिखित संविधान है। ठीक है, क्या है? लिखित संविधान। एक और क्वेश्चन, किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो याद रखिएगा मोनाको। ठीक है, मोनाको। उसमें दोस्त मोनाको जो है आपका 10 अध्याय होती है और उसमें जो है आपका 97 ही अनुच्छेद है। ठीक है, तो सबसे छोटा मोनाको, सबसे बड़ा आपका भारत का। ठीक है, अब आता है दोस्तों, अब ये देख लिए कि सबसे लंबा एवं लिखित हमारे देश की प्रथम विशेषता है। अगला आता है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ये हम पढ़ चुके हैं स्रोत में। आंतरिक में देखे थे 1935 ईस्वी के अधिनियम से सदस्य या उसमें कुछ क्या करके संशोधन करके 250 अनुच्छेद हमारे अभी जो वर्तमान संविधान उसमें जोड़ा गया। और बाह्य स्रोत में 10 देशों का जो हमने पढ़ा था कि जैसे कि अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक सक्रियता, ये सब कहाँ से लिया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, एकल नागरिकता, संसद की सदस्यता, ये सब आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा नम्यता और अनम्यता। हम पहले ही आपको बता दें कि जब आप विशेषताएं पढ़ लेंगे लगभग आपको 60 से 70% समझ विकसित हो जाएगा। लेकिन है क्या है? हमने बहुत कुछ देख लिया है। अगला होता है नम्यता और अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है ना कि जो हमारा संविधान है वो थोड़ा लचीला है। इसका मतलब होता है कि लचीला और क्या होता है? कठोर। नम्यता मतलब कठोर और अनम्यता मतलब लचीला हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ नम्यता का मतलब होता है कि अपने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे विषय है ना जिसको आसानी से संशोधन करके जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि हमारे देश में
संशोधन जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तब देख रहे हैं आधे से राज्य, मान लीजिए कि अभी ना अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो आधे से अधिक राज्य का मतलब होगा अगर विपक्षी जो दल है वहां पे अगर शासन चल रहा है तो उसका समर्थन मिला तो कठिनाई हो जाएगा। तो इसलिए ये जो होता है ना कठोर होता है, ठीक है। साधारण जो संविधान संशोधन होते हैं नम्र होता है, जिसमें जैसे कि नए राज्यों की स्थापना करता है, किसी राज्यों के नाम के सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये हमारा साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि नम्य में और अनम्यता में हमारा क्या है, कठोर जो होता है। आप जो जटिल संविधान संशोधन तीसरा पार्ट देखेंगे। अगला आता है दोस्तों एकल नागरिकता। तो देखिए एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमारे देश की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो हम अगला वीडियो में नागरिकता या और वीडियो कुछ आएगा नागरिकता। तो नागरिकता से आप समझते एकल नागरिकता, हम ये भी पहले बता दें कि भारत की जितनी भी जनता है ना वह न किसी राज्य के नागरिक होंगे, न ही किसी, मान लीजिए कि हम बताए कि हम छपरा से हैं या हम बिहार से हैं तो हम बिहार के नागरिक हो गए, इसके अलावा इंडिया से तो इंडिया के नागरिक हो गए, ऐसा नहीं है। आप एकमात्र भारत देश का ही नागरिक होंगे, तो ये होता है एकल नागरिकता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों मौलिक अधिकार। अब देखिए इसको हम 2-3 पार्ट में बांटेंगे। तो ये वाला जो होता है हमारा देखा कि सबसे लंबा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत नम्यता एवं नम्यता, ये हमारा संरचनात्मक विशेषता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों संवैधानिक विशेषता में जो हम देख रहे थे एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। आप इसको देखिए कि संवैधानिक विशेषता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये संविधान में खुद क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एकल नागरिकता देखिए मौलिक अधिकार 12 से 35, मौलिक अधिकार को ले 12 से 35 अनुच्छेद में, और ये मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल में देखेंगे। अगला है दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है ना कि हमारे जो संविधान में उल्लेखित है वो राज्य का कर्तव्य होता है कि वह उसकी अनुरूप कार्य करे और वहां के प्रशासन एवं जनता की भलाई करे। जैसे कि इसका मतलब ही होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये इसकी विशेषता होती है कि अगर राज्य चाहेगा किसी योजना को चलाना तो वो चलाएगा, आप उसके प्रति न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। अगला आता है दोस्तों यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व हम देखते हैं कि केंद्र के द्वारा जो बनाए गए निर्देश है ना, संविधान के द्वारा जो बनाए गए निर्देश है उसी के अनुरूप राज्यों का कर्तव्य होगा उस पे कार्य करें। अगला आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो आप मौलिक कर्तव्य में याद रखिएगा, जैसे कि मौलिक कर्तव्य हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया, ठीक है, और अनुच्छेद 51 क में यानी 51 के ए में ये आप देख लिए संवैधानिक संरचना, ठीक है। ऊपर हम लोग देख लिए थे क्या आंतरिक संरचना। अब आता है दोस्तों संरचनात्मक संरचना। अब आता है दोस्तों कुछ विशेष, जैसे कि आपको एक है यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है संविधान की विशेषता है, संविधान में लिखा गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी जनता है किसी से धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, चाहे यहाँ पे राजा हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अंधा हो, चाहे किसी प्रकार का हो, सबको है हक कि आप मत दीजिए, यानी सार्वभौमिक मताधिकार, सबको मत देने का अधिकार। केवल यही याद रखना है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है। पहले हमारा 21 वर्ष था, लेकिन 108 संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 में, और इसके द्वारा उम्र क्या कर दिया गया 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया 18 वर्ष कर दिया। अब आता है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होता है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है ना वह स्वतंत्र है, वह निष्पक्ष तरीके से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। ये जो होती है इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक है, इस पर किसी के ऊपर दबाव नहीं होता है। अगला होता है दोस्तों हमारा ये निष्पक्ष। अब निष्पक्ष का मतलब समझ लीजिए कि जो निष्पक्ष का मतलब हमने बता दें कि किसी का दबाव नहीं होना, अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होना है। इसके जुडिशियल रिव्यू जो होता
जो स्वतंत्र निष्पक्ष है, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका के बीच समन्वय स्थापित करना। लेकिन किसी के मान लीजिए अब हमारे विधायिका है, कार्यपालिका है, तो हमारे के हमारे तरफ ही न्याय क्या हो, निर्णय दे, तो ऐसा नहीं है, यह स्वतंत्र है। यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे आता है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था, जो हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली विशेषता में होती है कि भारत में जो कार्यपालिका का है, कार्य जो हमारे विधायिका होगी ना, उसको संसदीय विशेषता है। यानी संसद का मतलब होता है कि हमारे देश में संविधान में यह लिखा गया है कि एक कानून बनाने के लिए, एक कार्य करने के लिए, किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए एक अलग अलग प्रावधान किया गया। उसी प्रकार संसद एक बनाया गया है जो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और जनता के प्रति क्या करेगी, कार्य उनके जो आवश्यकता है उसकी क्या करेगी, उसके प्रति अपना निर्णय देगी। एंड संसदीय का मतलब होता है कि कानून बनाएगी, उसको निष्पक्ष तरीके से लागू करेगी। ठीक है, अगला है संसदीय में, जैसे कि आप संसदीय विशेषाधिकार में देखते हैं कि संसद में होता है एक तो क्या होती है हमारा द्विसदनीय विधायिका, मतलब लोकसभा राज्यसभा, उसके अलावा हमारा संसद के ही सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसदीय विशेषाधिकार देख लिए। संसद शासन प्रणाली भारत में स्थित है। अगला है त्रिस्तरीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है ना कि भारत एक लौता ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था का चलती है। यानी कहने का मतलब राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, ये 3 स्तर पर चलती है। हर देश में देखिएगा कि 2 ही स्तर होते हैं। विश्व स्तर पर कोई में देखिएगा, जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में ही होता है, एक तो केंद्र का खुद होता है, एक राज्य का होता है। ठीक है, तो राज्य का होता है, तो उसी प्रकार भारत में जो है 3 प्रकार के, एक तो हमारा होती है केंद्र के प्रति, एक होती है राज्य के प्रति, एक स्थानीय होती है। ठीक है, स्थानीय जो हमारे इसको क्या किया गया है, 73 संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा होता है त्रिस्तरीय। सबसे मोस्ट इसके संविधान की विशेषता यही है जो हमारा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हमारा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो हम बता दिए थे कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि हमारे देश का यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना, यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र या राज्य या किसी भी स्थानीय स्तर, मान लीजिए छपरा है, तो छपरा का कोई कह दे कि छपरा में हिंदू धर्म चलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनेक लोगों है जिनका अलग अलग धर्म है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ये हम बता दिए थे कि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन आम भाषा में हम लोग धर्मनिरपेक्ष का भी पालन करते हैं। धर्मनिरपेक्ष में हम समझाए थे कि इसमें क्या कहता है ना, सरकार कहती है कि स्वतंत्र छोड़ देती है कि आप अपना मानिए जो करिए, लेकिन इसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वो जो कोई धर्म मान रहा है तो उसको क्या करा, उसको छुन बनाए रखना, यानी सबकी समान रूप से व्यवहार करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, अगला आता है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक हम पहले भी बता दिए थे कि गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष है ना, वह सबसे बड़ा सक्रियता है, यानी लोगों के द्वारा चुनकर भले अप्रत्यक्ष रूप से चुने, तो वह गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वह वंशानुगत नहीं होगा, वह जनता का क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा, अगला होता है कि हाँ, जो एक और बात बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति जनता से आती है, लेकिन सर्वोच्च जो होती है भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर भारतीय संविधान होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब याद रखना, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछता है, पहले ही बता दिए थे कि किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए यहाँ है एकात्मक एवं संघात्मक एकात्मक। तो संघात्मक एकात्मक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ बता रहे थे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो लिखने के लिए आप याद रखिएगा, इस तो पूछता नहीं है लेकिन याद रखिएगा, ये जब लिखा गया था तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसमें हिंदी का शब्द यूज किया गया था 1,17,369। ठीक है, 1,17,369
1985 इंग्लिश का वर्ड यूज हुआ था। खैर इतना याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, ये नहीं लिखा था हिंदी और इंग्लिश में, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी, हमारा इसका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। यानी संविधान के इंग्लिश एवं हिंदी दोनों शब्दों में किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के जो आप देख लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में संविधान के दोनों संस्करण के प्रेम बिहारी रायजादा। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में मूल पेज। देखिए भारतीय संविधान जो है ना, उसकी जो मूल पेज बनाया था वो किसने बनाया था? तो याद रखिएगा आचार्य नंदलाल बोस। कौन? आचार्य नंदलाल बोस, भारतीय संविधान के मूल स्वरूप को, ठीक है। वही पूछे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो मूल पेज है उसको किसने चित्रांकन किया था? तो उसका नाम है दोस्तों राम मनोहर सिंह। क्या नाम है? राम मनोहर सिन्हा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे राम मनोहर सिन्हा। यानी 3 व्यक्ति को याद रखना है, हिंदी एवं इंग्लिश में प्रेम सिंह रायजादा। भारतीय संविधान के मूल जो हमारा पेज है उसको किसने चित्रांकन किया था? तो आप याद रखिएगा आचार्य नंदलाल बोस, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना के मूल पेज को किसने बनाया था? तो आप ये देख रहे हैं राम मनोहर सिन्हा। अब चलिए एकात्मक एवं संघात्मक में सबसे इम्पोर्टेंट सत्ता यदि दिया गया हो तो शक्तियों के द्वारा राज्य को अगर कोई भी मतलब अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी शक्ति दिया गया हो तो सारी शक्ति क्या हो जाएगी? वह किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास हो जाएगी। यानी एकात्मक का मतलब होता है कि इसमें राज्य का प्रति कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। वही संघात्मक का मतलब होता है कि दोनों के लिए समान होना। संघात्मक यानी केंद्र एवं राज्य सबके लिए समान होना। तो लिखिए संविधान, हमारे देश के जो संविधान है वो सबके लिए समान है, केंद्र के लिए भी समान है, राज्य के लिए भी समान है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए केंद्र का भी कर्तव्य होगा, राज्य का भी कर्तव्य होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक में होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है ना वह राज्य के लिए भी सेम है, केंद्र के लिए भी सेम है, या स्थानीय स्तर पे भी सेम है। हमारे देश में दोस्तों ऐसे इस प्रकार पिरामिड बनता है। सबसे नीचे होता है हमारा, सबसे ऊपर यहाँ पर होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट और ऊपर होता है हमारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। यानी ये जो होता है स्थानीय स्तर पे हमारा निर्णय देता है, यदि निष्पक्ष रूप से ये हमारा राज्य स्तर पर देता है, और इस सब का ऊपर जो होती है ना सुप्रीम कोर्ट होती है। तो वही बोल रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो इसका होती है सरकार से स्वतंत्र होती है, सरकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, सबके लिए समान होते हैं, यानी संघात्मक है, यानी दोनों के लिए है। उसके अलावा द्विसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी द्विसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि केंद्र में भी 2 सदन है, केंद्र सरकार और जैसे राज्यसभा लोकसभा और साथ में दोनों में आ जाते हैं राष्ट्रपति। उसी तरह के राज्य में आप देखिएगा तो विधानमंडल में हमारा होता है विधानमंडल में हमारा पहले होता है विधानसभा, ये होता है विधान परिषद, और दोनों में एक और आ जाते हैं क्या? राज्यपाल, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के लिए समान होता है, तो संघात्मक में आ जाएगा। अगला होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र के पास अलग शक्ति दिया गया है। क्या संविधान में लिखा गया कि केंद्र को आप इस पे अलग कानून बनाएगा, राज्य को लिखा गया कि आप इस पे अलग कानून बनाएंगे, ठीक है। यानी दोनों को अलग अलग शक्ति दिया गया, तो ये भी संघात्मक है, दोनों में है। उसके अलावा दोस्तों संविधान में संसद की जटिल प्रक्रिया, यानी जो संविधान में संसद की जटिल प्रक्रिया है ना, इसके लिए जो है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो संविधान संशोधन की तीसरी व्यवस्था था इसमें दोनों का स्वरूप आ रहा था, केंद्र का आ ही रहा था, यानी केंद्र का 2/3 बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो हमारा संघात्मक में आ जाएगा, यानी दोनों संघात्मक में देखिए कि लिखित संविधान जो सबके लिए समान, संसद के संविधान की सर्वोच्चता सबके लिए समान है, स्वतंत्र न्यायपालिका सभी के लिए समान है, केंद्र एवं राज्यों के लिए केंद्र का अलग शक्ति, राज्य के लिए अलग शक्ति, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, यानी आप देख लिए कि केंद्र में अलग होती है, राज्य में अलग होती है, ये संघात्मक का रूप है। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन अलग अलग। संविधान में संसद यानी संसद एकात्मक में हम बताए थे कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है ना वह केंद्र की ओर अग्रसर होती है। ये एक संविधान यानी एकात्मक है, ना राज्य का संविधान होगा, केवल एक ही होगा संविधान जो सबके लिए समान है। तो एकात्मक का लक्षण आ रहा है।
विभाग। उसके बाद एकल नागरिकता, एक नागरिकता, केंद्र का नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, केंद्र का नागरिकता। नागरिकता के लिए किसी पर का यहाँ पे नागरिकता मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एकल नागरिकता कह रहे कि एकल नागरिकता, केंद्र का नागरिकता। आप यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जो भी कार्य होगा वह संसद करेगा, ठीक है, तो वही पर है एकल नागरिकता केंद्र के पास। अब आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है, एक न्यायपालिका को खुद अपने आप स्वतंत्र है, एकीकृत है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बन के कार्य करता है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बन के राज्यों में कार्य करता है, तो हमारा होता है राज्यपाल जो है एकीकृत है, यानी एकात्मक है, उसमें भले अकेले उसमें मान लीजिए कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है तो उसमें हमारा राज्यों का भी तो आना चाहिए ना योगदान, लेकिन राज्यों के योगदान नहीं है, यह संघात्मक ना होकर एकात्मक की तरफ है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं। आप देख रहे होंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल 312 है, अनुच्छेद 312, उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो कानून बनाता है, जो नियुक्ति करता है, वह केंद्र करता है। जो सबसे अधिक इसमें एकात्मक सबसे शक्ति ज्यादा किसके होती है? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में पहली बार इस पर अनुमोदन होगा, राज्य सरकार ही इसका गठन करेगा, फिर उसके बाद हमारा लोकसभा इस पर क्या करेगा? अपना सहमति देगा। यानी सबसे अखिल भारतीय सेवाओं में भी राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यह राज्यसभा का विशेष शक्ति होती है जो केंद्र के प्रति ही क्या है? केंद्र में यानी एकात्मक स्वरूप है, ठीक है। उसके अलावा आता है दोस्तों आपातकालीन व्यवस्था। आपातकाल जब लगता है, देखिए राष्ट्रपति शासन, केंद्र क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए, राज्यपाल भी तो एकात्मक का ही रूप है। राज्यपाल चाहेगा तो वो भेज देगा कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास कि यहाँ पे हमारे क्या लगाना है? राष्ट्रपति शासन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लग गया। तब राष्ट्रपति शासन लग गया तो आप समझ सकते हैं कि इसमें राज्यों का क्या हुआ? कुछ हो रहा, राज्य का नुकसान हो रहा है, ठीक है। यानी ये भी एकात्मकता का लक्षण है, ठीक है। यानी आपातकालीन व्यवस्था जो है इसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है। संसद क्या करेगी? इस पर कानून बनाएगी, और कानून बना के राष्ट्रपति शासन क्या राष्ट्रपति के द्वारा इस पर आपातकाल लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इंदिरा गांधी का जो सरकार था उसमें हमारा आंतरिक अशांति का कारण देकर आपातकाल लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। तो उसमें आप देख रहे हो कि उसमें सभी लोग जो राज्य था सभी लोग चाहे कि यह गलत है, लेकिन किसी का कोई वश नहीं चला, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपातकालीन व्यवस्था में जो कानून मुख्यतः 3 विषय होते हैं, जैसे कि 3 प्रकार के राज्यों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाना आपातकाल के दौरान, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 249, 250, ठीक है, और 252 आर्टिकल इसी से संबंधित है। अगला आता है दोस्तों संवैधानिक संशोधन। देखिए संवैधानिक संशोधन में हम लोग एकात्मकता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा साधारण बहुमत से होता है ना, साधारण बहुमत से जो होता है वो भी एकात्मकता का लक्षण है। मान लीजिए कि अब किसी राज्य का है, अब यहीं पे बिहार राज्य का देख लीजिए कि बिहार राज्य में जब झारखंड का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो यहाँ पे हमारे देश के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे, तो उन्होंने कहा कि अगर झारखंड का निर्माण होगा तो हमारे छाती पर से उतरकर मतलब ये कानून व्यवस्था जाएगी, ठीक है। वो कितना इसके प्रति अपना ये